नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर जो बाइडेन की ताजपोशी की तैयारियां अंतिम चरण में है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। समारोह की थीम अमेरिका यूनाइटेड रखी गई है, यानी थीम अमेरिका की एकता पर आधारित है। एकजुट अमेरिका पर बाइडेन का खास जोर रहा है। इसकी झलक टीम बाइडेन के गठन में भी साफ दिखाई देती है, जिसमें हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। इसमें महिला और पुरुष दोनों की समान भागीदारी होगी और इस कैबिनेट में हर नस्ल के लोग शामिल होंगे। जो बाइडेन ने कैबिनेट और व्हाइट हाउस के लिए अपनी टीम में जिन नामों को शामिल किया है, उससे यह भी पता चल रहा है कि अनुभव को तरजीह दी गई है। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने जा रही हैं। इसके अलावा बाइडेन ने अपने प्रशासन में कई अहम पदों पर भारतीय अमेरिकियों को भी नामित किया है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको विस्तार से बताएंगे जो बाइडेन और उनकी टीम के बारे में। साथ ही बताएंगे बाइडेन प्रशासन में क्या होगी भारतीय मूल के लोगों की भूमिका और कैसे टीम बाइडेन तय करेगी अमेरिकी नीति। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। कोरोना महामारी के दौर में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हराकर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अब देश के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद बाइडेन के सामने विदेश नीति और कोरोना महामारी के अलावा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने जैसी अहम चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए वो अपनी टीम का ऐलान कर चुके हैं। उनका कहना है कि ये टीम बेहतर, न्यायपूर्ण और संयुक्त देश तैयार करने की दिशा में काम करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद कुछ इस तरह जो बाइडेन पहली बार जनता के सामने आए। अपने होम स्टेट डेलावेयर में उन्होंने 7 नवंबर को बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में पूरे अमेरिका को साथ ले चलने का I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसी संबोधन में अपनी प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया। Americans have called upon us to marshal the forces of decency, the forces of fairness, to marshal the forces of science and the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care, the battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country. And the battle to save our planet by getting climate under control. The battle to restore decency, defend democracy, and give everybody in this country a fair shot. That's all they're asking for, a fair shot. इन्हीं प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट और व्हाइट हाउस के लिए अपनी टीम का ऐलान किया। इनमें जिन नामों को शामिल किया गया, ये इस बात का सबूत है कि अनुभव को तरजीह दी गई है। हालांकि बाइडेन को अपनी कैबिनेट के लिए रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाले सीनेट से मंजूरी लेनी होगी। शायद यही वजह है कि उन्होंने चर्चित नामों के बजाय प्रशिक्षित पेशेवरों को अपनी टीम में जगह दी है। कैबिनेट का ऐलान करते हुए बाइडेन ने कहा था कि मेरी टीम में शामिल हर व्यक्ति अनुभवी है और जानता है कि संकट की स्थिति में कैसे काम किया जा सकता है। It's a team that will keep our country and our people safe and secure. And it's a team that reflects the fact that America is back. I've long said that America leads not only by the example of our power, but by the power of our example. And I'm proud to put forward this incredible team
that will lead by example. जो बाइडेन ने ये साफ कर दिया कि उनकी कोशिश अमेरिका को ट्रंप शासन से पूर्व की स्थिति में वापस लाने की है। अब सवाल ये है कि क्या बाइडेन ईरान के साथ परमाणु समझौता दोबारा शुरू करेंगे? क्या वो रूस के साथ आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट पर फिर से बात करेंगे? और चीन के साथ व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे मामलों में क्या अमेरिका मिलकर काम करेगा? 77 बरस के बाइडेन ओबामा प्रशासन के दोनों कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और उनका राजनीतिक सफर बहुत लंबा रहा है। उन्हें विदेश मामलों का जानकार माना जाता है। ऐसे में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति बनने के बाद अलग अलग देशों को लेकर उनकी नीतियां क्या रहेंगी, खासकर ईरान को लेकर, क्योंकि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ईरान बिल्कुल चाहता है जो बड़े अच्छे संबंध हों अमेरिका के साथ, सैंक्शंस हट जाएं, JCPOA जिसे कहा जाता है, इरानियन न्यूक्लियर डील, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसको फिर से लागू कर दिया जाए। परंतु जो बाइडेन ने कहा है जो वो इस अग्रीमेंट को जो 2015 में साइन किया गया है वो उसको जैसे के तैसा वो नहीं उसको फिर से वापस लाना चाहते हैं, वो उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत मुश्किल होगा इस समझौते को आगे करना। अगर समझौता हो जाता है तो भारत के लिए बहुत इसका फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा क्योंकि हम ईरान से तेल ले पाएंगे और वहां से हमको अच्छी टर्म्स पर मिलता है, अच्छे दाम पर मिलता है। वो जो तेल है वो हमारी सब रिफाइनरीज उसको प्रोसेस कर सकती हैं और फिर वहां से हमारे जो व्यापार है और जो आर्थिक संबंध है उसको हम आगे ले जाएंगे। ईरान के फैसले को लेकर कारोबार से लेकर H-1B वीजा, अमेरिका में भारतीयों को मिलने वाली नौकरियां, रक्षा भागीदारी, पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का रुख, आतंकवाद समेत ऐसे कई अहम पहलू हैं जिन पर बाइडेन की अगुवाई में बनने वाला नया प्रशासन किस तरह का रवैया रखता है, ये देखना भारत के लिए बेहद अहम होगा। जानकारों की माने तो भारत अमेरिका संबंधों में व्यक्तियों की भूमिका के बजाय संस्थाओं की भूमिका बढ़ रही है। ऐसे में बाइडेन भी इन संबंधों को आगे ही ले जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे संबंध और अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं जो चाहे कोई भी सरकार हो वहां पर व्हाइट हाउस में, चाहे किसी भी पार्टी की हो, रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, परंतु हमारे संबंध जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके बहुत ही सिस्टमिक कारण हैं, बहुत ही मूल कारण है, क्योंकि एक तो दोनों देशों के विचारों में, मूल्यों में बहुत ही समानता है। दोनों डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओपन मार्केट वगैरह सभी। तो हमारे जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, वैल्यू सिस्टम्स हैं, वो बिल्कुल मिलते हैं। और दूसरा है अभी जो हमारे हित भी बहुत मिलते हैं। तो भारत को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को भारत की उतनी ही जरूरत है। जो बाइडेन उर्फ जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर का जन्म 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रैंटन में हुआ था। बाइडेन 1972 में डेलावेयर से डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पहली बार सेनेटर चुने गए थे। इस चुनाव में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के दिग्गज नेता जेम्स कैलेब बोग्स को हराया था। अमेरिकी सीनेट के प्रतिनिधि के रूप में 35 बरस बिताने के बाद जो बाइडेन की गिनती डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे सफल और कद्दावर नेताओं में की जाने लगी। 2008 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अपनी उम्मीदवारी को नामित करने का फैसला किया था। हालांकि बाद में उन्होंने प्राइमरी से अपना नाम वापस ले लिया और फिर से सेनेटर के चुनाव में लग गए। जब इस चुनाव में पार्टी ने बराक ओबामा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने जो बाइडेन को अपना रनिंग मेट और उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना। नवंबर 2008 को उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर जीत मिली। जनवरी में बराक ओबामा ने राष्ट्रपति और जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। 2012 में पार्टी ने फिर से ओबामा और बाइडेन की जोड़ी को चुनावी मैदान में उतारा, जिसमें इन्हें फिर से जीत हासिल हुई और ये दोबारा अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने। 20 जनवरी को बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। पद संभालने के पहले 10 दिनों के अंदर बाइडेन ने कोरोना महामारी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था,
जलवायु परिवर्तन और नस्लीय अन्याय से संबंधित 4 अहम संकटों के समाधान की दिशा में निर्णायक कदम उठाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जो बाइडेन के साथ कमला हैरिस भी शपथ ग्रहण कर देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगी। हैरिस अमेरिका में भारतीय मूल की हैं और वो ये जिम्मेदारी संभालने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी भी होंगी। जाहिर है बाइडेन की टीम में इनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। अमेरिकी चुनाव में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद पहली बार जब कमला हैरिस जनता के सामने आई तो इतिहास रचने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। ऐसी पहली अश्वेत और दक्षिण एशियाई मूल की पहली महिला जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई हैं। जीत के बाद अपने पहले भाषण में उपराष्ट्रपति निर्वाचित कमला हैरिस ने अपनी दिवंगत मां श्यामला गोपालन को याद करते हुए शुक्रिया अदा किया, जिनका जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। The woman most responsible for my presence here today, my mother, Shyamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. अमेरिका में कमला जानी मानी अश्वेत नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपनी भारतीय जड़ें नहीं छोड़ी हैं। कमला हैरिस ने सन 2018 में अपनी आत्मकथा द ट्रूथ वी टोल्ड में लिखा है कि लोग उनका नाम किसी विराम चिन्ह यानी कॉमा ला की तरह बोलते हैं, जबकि उनका नाम का मतलब है कमल का फूल। कमला भारत में जन्मी मां श्यामला गोपालन और जमैका में पैदा हुए पिता की संतान हैं। कमला ने सन 2014 में वकील डगलस एम्पहॉफ से शादी की तो इसमें भारतीय और यहूदी परंपरा दोनों निभाई। कमला ने डगलस को फूलों की माला पहनाई, जबकि डगलस ने यहूदी परंपरा के तहत पैर से कांच को तोड़ा। इस साझा बैकग्राउंड से अलग कमला हैरिस की छवि एक अफ्रीकी अमेरिकी राजनीतिक नेता के रूप में ज्यादा मजबूत दिखती है। खासकर अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर्स आंदोलन के दौरान चल रहे विमर्शों में उन्हें अफ्रीकी अमेरिकी राजनीतिक नेता के तौर पर ही देखा गया। लेकिन अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी उन्हें अपने ही समुदाय का मानते हैं। उनकी जीत अमेरिका में भारतीय और दक्षिण एशियाई समुदायों को मिल रही व्यापक पहचान का सबूत है। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपने को ब्लैक अमेरिकन बताती हैं, क्योंकि उनके पिता ब्लैक अमेरिकन थे। कमला उनकी ही बेटी है, तो वो अपने को भारतीय मूल की भी हैं और ब्लैक अमेरिकन भी कहती हैं, परंतु ज्यादा वो प्रयोग करती हैं अपने को ब्लैक अमेरिकन कहने का, क्योंकि वो वहां पर ज्यादा ब्लैक्स हैं अमेरिका में। उनका जो वोट बैंक है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और जो अभी ये नए नए मूवमेंट चली हैं जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर है, तो इस प्रकार के उनको अपील करने के लिए वो अपने को ज्यादा ब्लैक अमेरिकन कहती हैं। जब भारतीयों के साथ होती हैं तो अपने भारतीय वंशज का, भारतीय मूल का भी वो हवाला देती हैं। कमला हैरिस का जन्म 1964 में ऑकलैंड में हुआ था। कमला ऑकलैंड में ही पली बढ़ी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली है। फिर उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। सन 2004 में कमला सैन फ्रांसिस्को की जिला वकील बनी थी। फिर 2011 में वो कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनी। हैरिस ने साल 2017 में कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी, इंटेलिजेंस पर सिलेक्ट कमेटी, जुडिशरी कमेटी और बजट कमेटी में भी काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कमला हैरिस के अलावा जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट में अनुभवी लोगों को तरजीह दी है। इसमें उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा है कि बाइडेन प्रशासन में सभी वर्गों को जगह मिले। जो बाइडेन ने विदेश मंत्री के तौर पर एंटनी ब्लिंकेन और वित्त मंत्री के पद के लिए जैनेट येलेन को चुना है। पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विशेष दूत होंगे। टीम में अविरल हेन्स,
जेक सुलिवन, लिंडा थॉमस, ग्रीनफील्ड जैसे अनुभवी नाम भी शामिल हैं। हालांकि इस टीम में शामिल ज्यादातर नाम बराक ओबामा की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टीम की घोषणा करने के बाद कहा था कि उन्हें ऐसी टीम की जरूरत है जो अमेरिका को वापस बुलंदी पर पहुंचाए, बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो और अमेरिका की सुरक्षा, समृद्धि और मूल्यों को आगे लेकर जाए। You know, I'm pleased to have received the ascertainment from GSA to carry out a smooth and peaceful transition of power, so our teams can prepare to meet the challenges at hand, to control the pandemic, to build back better, and to protect the safety and security of the American people. And to the United States Senate, I hope these outstanding nominees received a prompt hearing and that we can work across the aisle in good faith to move forward for the country. Let's begin that work to heal and unite America as well as the world. 58 वर्षीय एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के अगले विदेश मंत्री होंगे, जो लंबे समय से बाइडेन के सलाहकार रहे हैं। वो ओबामा प्रशासन में उप विदेश मंत्री और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। ब्लिंकन 1994 से 2001 के बीच राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ भी रहे हैं। ब्लिंकन ने हार्वर्ड कॉलेज और कोलंबिया लॉ कॉलेज से पढ़ाई की है। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पेरिस में की, जहां वो 9 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक रहे। We can't solve all of the world's problems alone. We need to be working with other countries. We need their cooperation. We need their partnership. But also confidence. Because America, at its best, still has a greater ability than any other country on earth to bring others together to meet the challenges of our time. And that's where the men and women of the State Department, Foreign Service officers, civil servants, that's where they come in. I've witnessed their passion, their energy, their courage up close. एंटनी ब्लिंकन बाइडेन की विदेश नीति के एजेंडे को संभालेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि ये नीति पश्चिमी देशों के साथ दोबारा सहयोग पर जोर देने वाली होगी। जानकारों का मानना है कि इनके विदेश मंत्री बनने से भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। भारत को अच्छी तरह जानते हैं। भारत के जो हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो यहाँ पर विदेश मंत्रालय में काम करने वाले हैं, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, उनको अच्छी तरह जानते हैं। तो ये सब हमारे फायदे की बात होगी। और उन्होंने कहा भी है जो भारत के साथ अच्छे संबंधों को रखना तो उनके लिए एक प्राथमिकता होगी, प्रायोरिटी होगी। तो मैं समझता हूं जो उनका यहाँ पर नामांकित होना भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। अमेरिका में पहली बार एक महिला वित्त मंत्री बनने जा रही हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जैनेट येलन को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। येलन इससे पहले फेडरल रिजर्व और व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार परिषद की प्रमुख रह चुकी हैं। येलन को आर्थिक मामलों की गहरी समझ है। जानकारों का मानना है कि वो बाइडेन की आर्थिक नीतियों को आकार और दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। जो बाइडेन ने रक्षा मंत्री के पद के लिए सेवानिवृत्त जनरल लॉयड ऑस्टिन को चुना है। अगर उनकी नियुक्ति की पुष्टि होती है तो वो देश के पहले अश्वेत होंगे जिन्हें पेंटागन यानी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलेगी। इराक में सैन्य कमांडर रह चुके ऑस्टिन देश में ऐसे पहले 4 स्टार जनरल होंगे जो युद्ध की चुनौतियों से जूझने के बाद रक्षा मंत्री का पद संभालेंगे। बाइडेन की टीम में सबसे जाना पहचाना चेहरा पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी का ही है। ओबामा प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में विदेश मंत्री रहे जॉन कैरी बाइडेन प्रशासन में जलवायु परिवर्तन से जुड़ा विभाग संभालेंगे। No country alone can solve this challenge. Even the United States, for all of our industrial strength, is responsible for only 13% of global emissions. To end this crisis, the whole world must come together. You're right to rejoin Paris on day one, and you're right to recognize that Paris alone is not enough. At the global meeting in Glasgow 1 year from now, all nations must raise ambition together, or we will all fail together. And failure is not an option. जैक सल्वन, जो हिलरी क्लिंटन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और बाइडेन के शीर्ष सहयोगियों में रहे हैं,
उन्हें बतौर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नामित किया गया है। सल्विन ओबामा के दूसरे कार्यकाल में बाइडेन के सुरक्षा सलाहकार थे। सल्विन 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए हिलेरी क्लिंटन के वरिष्ठ नीति सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं। You've told us that the alliances we rebuild, the institutions we lead, the agreements we sign, all of them should be judged by a basic question. Will this make life better, easier, safer for families across this country? Our foreign policy has to deliver for these families. And perhaps most importantly, you've tasked us with helping unite America, as you said in your remarks, through our work, to pull people together to tackle big challenges. लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का राजदूत नामित किया गया है। उन्होंने भी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ काम कर रखा है। वो 2013 से 2017 तक अफ्रीकी मामलों की उप विदेश मंत्री रह चुकी हैं। विदेशी सेवा में अपने 35 साल के करियर में वो लाइबेरिया, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जमैका जैसे देशों में काम कर चुकी हैं। 2017 में वो रिटायर हो चुकी थी और अब एक बार फिर वो सार्वजनिक सेवा में लौट रही हैं। The challenges we face, a global pandemic, the global economy, the global climate change crisis, mass migration and extreme poverty, social justice are unrelenting and interconnected, but they're not unresolvable if America is leading the way. अलेजांद्रो मायोर्कास को गृह सुरक्षा विभाग के मंत्री के लिए चुना गया है। इस पद के लिए नामित किए जाने वाले वो पहले लातीनी हैं। वो 2013 से 2016 में डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और 2009 से 2013 के बीच डायरेक्टर ऑफ यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। The Department of Homeland Security has a noble mission to help keep us safe and to advance our proud history as a country of welcome. There are more than 240,000 career employees who selflessly dedicate their talent and energy to this mission. Many risk their lives in doing so. I would be honored to return to the department and support these dedicated public servants in fulfilling their responsibilities and realizing our country's greatest hopes, all in partnership with the communities we serve. CIA की पूर्व डिप्टी डायरेक्टर एवरिल हैंस को नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक का पद दिया गया है। एवरिल हैंस नेशनल इंटेलिजेंस संभालने वाली पहली महिला बनेंगी। इसी तरह बाइडेन ने व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए रॉन क्लेन को चुना है। रॉन इससे पहले अल गोर और खुद बाइडेन के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे जो बाइडेन ने अपने प्रशासन में अहम पदों पर 13 महिलाओं समेत 20 भारतीय अमेरिकियों को भी नामित किया है। इनमें से कम 17 लोग शक्तिशाली व्हाइट हाउस में अहम पद संभालेंगे। अमेरिका की कुल आबादी का 1% भारतीय अमेरिकी है और इस छोटे समुदाय से किसी प्रशासन में पहली बार इतनी अधिक संख्या में लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। It is now my great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह भारत के लिए भी खास होगा, क्योंकि पहली बार एक भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। वहीं बाइडेन प्रशासन में भारतीय अमेरिकी सिर्फ यही तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इस बार भारतीय मूल से रिकॉर्ड नंबर में लोग प्रशासन में शामिल हो रहे हैं। इस सूची में सबसे ऊपर नीरा टंडन और डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं। बाइडेन प्रशासन में व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रबंध और बजट के निदेशक के तौर पर टंडन को नामित किया गया है। नीरा टंडन का जन्म मैसाचुसेट्स के बेडफोर्ड में 10 सितंबर 1970 को हुआ था। नीरा के माता पिता भारतीय थे। अगर सीनेट उनके नाम पर मोहर लगाती है तो नीरा टंडन इस ऑफिस को संभालने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। अमेरिकी सर्जन जनरल के तौर पर डॉक्टर विवेक मूर्ति को नामित किया गया है। फिजिशियन डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका के 19वें जनरल सर्जन थे। ये पद हासिल करने वाले वो सबसे कम उम्र के और पहले भारतीय अमेरिकी शख्स थे। वनीता गुप्ता को विधि मंत्रालय का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नामित किया गया है।
डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है। वनीता का जन्म 1975 में हुआ था और उन्होंने ग्रेजुएशन येल यूनिवर्सिटी से की है। बाइडेन ने विदेश सेवा की पूर्व अधिकारी उजरा जेया को असैन्य सुरक्षा, लोकतंत्र एवं मानवाधिकार के लिए अवर विदेश मंत्री नियुक्त किया है। उजरा एक वेटरन डिप्लोमैट हैं, जिन्हें विदेश मंत्रालय के साथ दशकों का अनुभव है। साउथ एशिया, यूरोप, ह्यूमन राइट्स जैसे मामलों में उनकी खास पकड़ है। माला अडीगा को भावी प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन की नीति निदेशक और गरिमा वर्मा को प्रथम महिला के कार्यालय की डिजिटल निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि सबरीना सिंह को उनकी उप प्रेस मंत्री नियुक्त किया गया है। वेदांत पटेल राष्ट्रपति के सहायक प्रेस मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। व्हाइट हाउस में पहली बार ऐसे 2 भारतीय अमेरिकियों को स्थान दिया गया है जो मूल रूप से कश्मीर से संबंध रखते हैं। इनमें आयशा शाह को व्हाइट हाउस कार्यालय की डिजिटल रणनीति की पार्टनरशिप मैनेजर और समीरा फाजली को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की उप निदेशक नामित किया गया है। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय आर्थिक परिषद में एक अन्य भारतीय अमेरिकी भारत राममूर्ति को उप निदेशक नियुक्त किया गया है। गौतम राघवन को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय में उप निदेशक नामित किया गया है। विनय रेड्डी को बाइडेन का भाषण निदेशक नामित किया गया है। 3 भारतीय अमेरिकियों को व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नामित किया गया है। तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिकी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक, सुमोन गुहा को दक्षिण एशिया के लिए वरिष्ठ निदेशक और शांति कलाथिल को लोकतंत्र एवं मानवाधिकार समन्वय नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सोनिया अग्रवाल को व्हाइट हाउस में घरेलू पर्यावरण नीति कार्यालय में पर्यावरणीय नीति और इनोवेशन की वरिष्ठ सलाहकार और विदुर शर्मा को व्हाइट हाउस कोविड-19 कार्रवाई दल में जांच के लिए नीति सलाहकार नामित किया गया है। 2 भारतीय अमेरिकी महिलाओं को व्हाइट हाउस मंत्रणा कार्यालय में नियुक्त किया गया है। नेहा गुप्ता को एसोसिएट काउंसिल और रीमा शाह को डिप्टी एसोसिएट काउंसिल नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब सबको इंतजार है बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लें और उन वादों को पूरा करें जो उन्होंने अमेरिका की जनता से किए हैं। पद संभालने के पहले 10 दिनों के अंदर बाइडेन ने कोरोना महामारी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और नस्लीय अन्याय से संबंधित 4 अहम संकटों के समाधान की दिशा में निर्णायक कदम उठाने की बात कही है। अब ये सारी जिम्मेदारी उस टीम की है जिस पर जो बाइडेन ने भरोसा जताया है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।